नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी, गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जहां भी नियुक्तियां होती हैं उससे संबंधित जानकारी, नई अपडेट आपके इस चैनल सुपर टीच के माध्यम से समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। तो ऐसे ही आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो कि जो भी अभ्यर्थी आईटीआई संस्थाओं में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है। आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हैं आप के आवेदन के। 4 जुलाई से आवेदन है। कब तक आवेदन कर सकते हैं, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कब मेरिट जारी की जाएगी, क्या है शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा क्या रखी गई है, सैलरी कितनी दी जाती है इस पद के लिए, ये जो पद है क्या नियमित है या अनियमित है, तो अगर नियमित नहीं है तो कितने माह के लिए ये भर्ती की जा रही है। साथ ही दोस्तों, क्या ये जो आपकी भर्ती की जा रही है, अगर गवर्नमेंट टीचर आते हैं तो तब भी क्या आपकी ये नियुक्ति रहेगी, या तुरंत उसी वक्त समाप्त कर दी जाएगी, या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। जो भी अभ्यर्थी इस शैक्षणिक योग्यता को फुलफ़िल करें वो आवेदन ज़रूर करें। और सैलरी लगभग पर मंथ 20,000 रुपये सैलरी रहती है इसमें। और ये जो वैकेंसी है आपके मेहमान प्रवक्ताओं की, गेस्ट फैकल्टीज़ की, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में की जा रही है, किन संस्थाओं में कितने पदें, कितने ट्रेड के लिए कितने पदें खाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है फ्रेंड्स, आपका 14 जून 2024 को ही जारी कर दिया गया था। चूँकि आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 2 दिन बाद, इससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जानी चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो हम इसमें बना रहे हैं। तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके लिए समस्त संयुक्त संचालकों के द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की आवश्यकता हेतु रिक्तियों की जानकारी विभागीय वेबसाइट mpskill.gov.in पर दर्ज किया जाना है। मेहमान प्रवक्ताओं के ऑनलाइन आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश भी संलग्न कर दिए गए हैं। क्या है दिशा निर्देश, क्या है चरण प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट, जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, सत्यापन की तिथि, प्रथम चरण, मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि, फिर कार्य ग्रहण करने की तिथि, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आवेदन जो है आमंत्रित किए जाएंगे 4 जुलाई 2024 से। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 19 जुलाई 2024। सत्यापन कराने की अंतिम तिथि है 22 जुलाई 2024। आवेदकों के लॉगिन पर स्कोर कार्ड जो होता है, स्कोर प्रदर्शन एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि है 26 जुलाई 2024। फिर आवेदकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2024। आपत्ति का निराकरण कर एनआईसी द्वारा मेरिट सूची जारी करने की तिथि है 2 अगस्त 2024। फिर दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्य ग्रहण की तिथि है 5 से 14 अगस्त 2024।
दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार द्वितीय चरण हेतु कार्य ग्रहण की जो तिथि निर्धारित की गई है वो है 16 अगस्त से 27 अगस्त 2024। दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्य ग्रहण की तिथि है 28 अगस्त से 5 सितंबर 2024। कॉमन मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्य ग्रहण 6 अगस्त से आपका 6 सितंबर से 13 सितंबर 2024। कॉमन मेरिट सूची अनुसार द्वितीय चरण हेतु जो कार्य ग्रहण की तिथि तय की गई है वो है 17 सितंबर से 26 सितंबर 2024। और कॉमन मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्य ग्रहण की तिथि निर्धारित की गई है वो है 27 सितंबर से 7 अक्टूबर 2024। तो ये थे इम्पॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मात्र आवेदन कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसमें आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के तुरंत बाद दी गई डेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद स्कोर कार्ड जनरेट होंगे। स्कोर कार्ड जनरेट होने तक आपका काम है, इसके बाद फिर बाकी चीज़ें संस्था करेगी। अब इसमें हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता जो मांगी गई है वो आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो या फिर ITI के किसी भी ट्रेड से आपका ITI हो। नेक्स्ट, आपके पास ATI, CTI, ITW, ITOT, RPL में आपने के प्रशिक्षण में आपने उत्तीर्ण किया हो या फिर संबंधित ब्रांच में आपका इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा हो। साथ ही आपका इंजीनियरिंग स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो। और अगर आपके पास अनुभव है तो और अच्छी बात है, अनुभव के क्योंकि अलग से नंबर दिए जाएंगे। तो डिग्री डिप्लोमा आपका ITI के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, तो इसमें आपके किसी में भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एज लिमिट। दोस्तों एज लिमिट जो रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 62 वर्ष। यदि आपकी उम्र 18 से 62 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है दोस्तों, मेहमान प्रवक्ताओं की तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता जो है मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 संशोधन दिनांक 26 सितंबर 2018 की अनुसूची 3 के अनुसार शेष व्यवसायों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता DGT द्वारा निर्धारित एवं मान्य होगी। आयु सीमा हो गई, शैक्षणिक योग्यता हो गई। आवेदन शुल्क यहाँ पे निःशुल्क रखा गया है, कोई आवेदन शुल्क नहीं चार्ज किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें आप नियुक्ति वगैरह की जाएगी वो कितने दिन के लिए, क्या उसके नियम होंगे, सारी चीज़ें। दोस्तों सबसे फर्स्ट है प्राचार्य या संस्था प्रमुख मेहमान प्रवक्ताओं को मेरिट के अनुसार आमंत्रण पत्र निवास के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा और ईमेल या व्हाट्सएप या SMS पर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था में उसका रिकॉर्ड क्या रहेगा, संधारित रहेगा। तो यहाँ पे जो प्राचार्य होंगे, संस्था के जो प्रमुख होंगे, वो मेरिट के अनुसार आपको जानकारी किस माध्यम से देंगे, तो ईमेल, व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से या पंजीकृत डाक के द्वारा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारियों की नियमित पदस्थापना होने पर मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे जिन चीज़ों की हम बात कर रहे थे कि क्या आपकी नियुक्ति जैसे की जा रही है तो ये रेगुलर रहेगी या फिर कोई नियमित टीचर के आ जाने के बाद आपकी जो नौकरी है वहीं पे समाप्त हो जाएगी, तो वही चीज़ें हैं, आपकी जो जॉब है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर
नियमित पदस्थापना हो जाती है। और नियमित पदस्थापना किस किस के थ्रू, या तो नवीन नियुक्ति होती है, या तो स्थानांतरण के थ्रू कोई आता है आपके पद पे, या फिर पदोन्नति होती है। तो इन तीनों ही माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से प्रशिक्षण अधिकारी नियमित पदों की पोस्टिंग होती है आपके पद पे, तो आपकी जो सेवा है वहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है मेहमान प्रवक्ताओं की जो वरिष्ठता संस्थावार व व्यवसायवार कार्य ग्रहण करने की दिनांक से संधारित होगी। प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर नवीन नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से होने की स्थिति में जो कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण है, सर्वप्रथम क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी नियुक्ति आमंत्रण की अवधि 11 माह अथवा प्रशिक्षण सत्र पूरा होने तक की होगी। ये जो नियुक्ति की जा रही है 11 माह के लिए की जा रही है, या फिर प्रशिक्षण सत्र जब तक पूरा होगा तब तक भी रखा जा सकता है। अवधि पूर्ण होने पर आमंत्रण स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवीन सत्र के लिए मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की जो कार्रवाई है वो पुनः से की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने इस साल आवेदन कर दिया, जॉब कर लिए, तो नेक्स्ट शैक्षणिक सत्र में आपको आवेदन नहीं करना होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको दोबारा से पुनः आवेदन करना होगा नवीन मेहमानों की तरह, नवीन प्रवक्ता की तरह, नवीन गेस्ट फैकल्टी के रूप में। ये ज़रूर है कि अगर आपने 1 साल वहाँ पे काम कर लिया है तो उसके आपको अलग से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है न्यायालय से स्थगन प्राप्त मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में उनके आमंत्रण और या फिर अथवा आमंत्रण समाप्त करने की कार्रवाई उनके प्रकरण में न्यायालयीन निर्णय के अध्ययन होगी। नेक्स्ट है व्यवसायों में प्रवेश नहीं होने की स्थिति में मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। बीच सत्र में किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर उपलब्ध संबंधित व्यवसाय की मेरिट सूची, जिला स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जोन स्तर पर उपलब्ध मेरिट सूची में से मेरिट सूची अनुसार मेहमान प्रवक्ता के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के अनुमोदन से आमंत्रित किए जा सकें। कहने का मतलब ये है कि बीच में मान लीजिए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, कहीं पे अगर पोस्ट खाली होती है तो पहले से जो आमंत्रण अप्लाई किए गए थे उन्हीं में से जो सबसे ऊपर होंगे मेरिट लिस्ट में, उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे आरक्षण संबंधी चीज़ें क्या इसमें दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें भी आरक्षण जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को दी जाती है, वैसे ही इसमें भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जैसे अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 16% आरक्षण, एसटी हैं तो 20% आरक्षण, ओबीसी हैं तो 27% आरक्षण, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 10% आरक्षण यहाँ पे भी दिया जाएगा। दोस्तों, विभागीय भर्ती नियम अनुसार 50% पद इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों हेतु आरक्षण से भरा है। जैसे संस्था में फिटर के 2 यूनिट संचालित हैं, वह 1 पद नियमित प्रशिक्षण अधिकारी से भरा है तथा 1 पद रिक्त है। तो रिक्त पद पर डिग्री या डिप्लोमाधारी का आरक्षण लागू नहीं होगा। अतएव इस एक रिक्त पद पर मेरिट अनुसार डिग्री, डिप्लोमा या ITI धारी आ सकता है। इसके विपरीत यदि एक पद पर नियमित प्रशिक्षण अधिकारी से भरा है तो रिक्त पद डिग्री या डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित रहेगा। जहाँ एक पद है वह डिग्री या डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित होगा। जहाँ विषम संख्या में पद हैं, तो जैसे 3 पद हैं तो 2 पद डिग्री डिप्लोमाधारी का आरक्षण रहेगा, 1 पद रहेगा आपका मेरिट के आधार पर जो डिग्री, डिप्लोमा या ITI धारी हैं उनका। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जहाँ पे 2 पद हैं खाली, तो वहाँ पे 1 पद पे जो अभी गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जा रही है उनकी भर्ती होगी, और 1 पद पे होंगे जो 50% पद इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमाधारी हैं उनकी।
अगर 3 रिक्त हैं तो वहाँ पे 2 पद 50% पद इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमाधारी के उम्मीदवारों की होगी और 1 पद आपका मेरिट सूची वालों की। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। महिलाओं के लिए अलग से 33% हॉरिजेंटल आरक्षण रखा गया है। निःशक्त जनों के लिए 6% हॉरिजेंटल आरक्षण। दोस्तों आगे बताया है कि मेरिट सूची अनुसार चयनित निःशक्त जन जिस श्रेणी के होंगे उसी श्रेणी की सीट पर इनका चयन होगा। इनका अलग से निःशक्त जन की जो श्रेणी है अलग से श्रेणी निर्धारित नहीं होती है। इसके लिए निःशक्त जनों का चयन सर्वप्रथम कर लिया जाए। दोस्तों मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था संस्थाओं में तुरंत तात्कालिक रूप से करनी होती है। अतः महिला व निःशक्त जन उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर पदों को संबंधित श्रेणी के ओपन कैटेगरी से सीटों से भरा जा सकेगा। देखिए जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जा रही है वो तात्कालिक रूप से करनी ही पड़ती है तुरंत। अगर उस विशेष पद में उस कैटेगरी के उम्मीदवार न मिलने के कारण नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी आपका ओपन कैटेगरी की सीटों से उस पद को भर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस रहेगी। अब रिक्त पदों की ITI बार या व्यवसाय बार तथा आरक्षण बार जो जानकारी है वो कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल जो कि www.mpskill.gov.in है वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है। पूरे व्यवसाय बार ITI बार आरक्षण बार पूरी जानकारी वहाँ पे अपलोड है जिसे आप एक एक करके देख लीजिएगा आवेदन से पहले। उस हिसाब से आपको आवेदन करना होगा। फिर आवेदन शुल्क देख लिया, आयु सीमा देख ली। अब हम देखेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की लिंक तथा आवेदकों की सहायता हेतु मार्गदर्शिका कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskill.gov.in पर उपलब्ध होगी। मतलब इनकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप उसमें इसके पोर्टल में अपलोड कर दी गई। आवेदक को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करने पर ID पासवर्ड प्राप्त होगा। जब आप ऑनलाइन पंजीयन करेंगे तो आपको एक ID और एक पासवर्ड प्राप्त होगा जिसके द्वारा लॉगिन करेंगे आप और आवेदन भरेंगे। दोस्तों आवेदक को पोर्टल पर जो एक आवेदक होंगे उनके द्वारा सभी संभाग के लिए केवल एक ही आवेदन मान्य किया जाएगा। मतलब सारे संभाग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना होगा। एक एप्लीकेशन से सारे संभाग के लिए आवेदन आपका मान्य होगा। आवेदक को एक से अधिक संभाग की ITI में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम वांछित क्रमानुसार संभाग जोन का चयन करना होगा। तत्पश्चात संबंधित संभाग में संचालित ITI का चयन किया जा सकेगा। आवेदक हेतु आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये जो भर्ती की जा रही है दोस्तों ये अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा पंजीकरण करते समय श्रेणी अनरिजर्व OBC SC ST EWS हॉरिजेंटल कैटेगरी महिला या निःशक्त जन एवं आवेदन में चयन की गई आहतकारी शैक्षणिक योग्यता बेसिक क्वालिफिकेशन का चयन करना होगा। आवेदक की एक से अधिक आहतकारी शैक्षणिक योग्यता होने पर आवेदन को लॉक करने से पहले बेस क्वालिफिकेशन बदलकर चॉइस फिलिंग हेतु उपलब्ध स्थान देखे जा सकते हैं। आवेदक हेतु पुष्टि करने के उपरांत ही आवेदन लॉक करें। लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा, ना ही दूसरा आवेदन भरा जा सकेगा। अब ITI एवं व्यवसाय ट्रेड में वरीयता संबंधी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों मेहमान प्रवक्ताओं के चयन में ITI एवं व्यवसाय का आवंटन मेरिट एवं आवेदक द्वारा दर्शित वरीयता क्रम में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुसार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अधिकतम 15 स्थानों को वरीयता क्रम में चुनने के अवसर प्राप्त होंगे। मतलब 15 स्थान रहेंगे जहाँ जहाँ आप टिक कर सकते हैं 15 जगहों। आवेदक की जांच एवं प्रमाणीकरण क्या है, कैसे होगी। तो आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की पोर्टल से जनरेट प्रति एवं दस्तावेज किसी भी शासकीय ITI में निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर सत्यापित कराना होगा। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सत्यापन संबंधी चीज़ें कि जैसे आप ऑनलाइन आवेदन तो कर दिए, उस ऑनलाइन आवेदन की प्रति प्रिंट आउट आपको निकलवानी है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाना है
और डॉक्यूमेंट लेके आपको शासकीय ITI में जाना है, वहाँ से सत्यापित कराना है। आवेदकों के आवेदन सत्यापन हेतु ITI के कर्मचारी जिसे ITI लॉगिन द्वारा गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन का रोल संबंधित संयुक्त संचालक या प्राचार्य द्वारा असाइन किया गया हो, उनके द्वारा सत्यापन के बाद पोर्टल में प्रमाणीकरण की जानकारी दर्ज की जाएगी। सत्यापन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन एवं संबंधित सह दस्तावेज के 2 सेट प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का मिलान दस्तावेजों से किया जाएगा। समस्त जानकारी का मिलान होने पर आवेदन का अनुमोदन, मिलान न होने पर रिजेक्ट पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा तथा सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति आवेदक को प्रदान की जाएगी। तो सारी चीज़ें वेरीफाई करके वहाँ के जिनको कार्य दिया जाएगा प्राचार्य संयुक्त संचालकों को, वो पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे जो जो आपने अपलोड किए हैं या फिर जिनकी जानकारी आपने आवेदन करते वक्त दी है, तो उसके ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह देखेंगे, मिलान करेंगे, सही पाए गए तो आपको अनुमोदन समस्त की जो जानकारी होगी आपका मिलान होने के बाद क्या कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर नहीं मैच खाता नहीं होता तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपको एक उसी सत्यापन में सत्यापन अधिकारी जो होंगे उनके द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी प्रति आपको प्रदान कर दी जाएगी। आवेदक के प्रमाणीकरण की पुष्टि ऑनलाइन दर्ज होने पर ही पंजीकृत आवेदन मान्य होगा। आवेदन के प्रमाणीकरण की जब पुष्टि हो जाएगी तो ही ये पंजीकरण पूरा कहलाएगा, मान्य होगा। अतः समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय पूरी सावधानी रखें एवं त्रुटिपूर्ण असत्य जानकारी ना दें। आवेदक द्वारा असत्य जानकारी देने की दशा में आवेदक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब हम देखेंगे वरीयता सूची का प्रकाशन, किसके लिए कितने अंक दिए जाएंगे, क्या डिग्री है तो कितने अंक, अनुभव है तो कितने अंक, सारी चीज़ें। दोस्तों, ऑनलाइन गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया में केवल वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, पृथक से कोई भी चयन सूची का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। विज्ञापन अनुसार ITI वार व्यवसाय वार प्रत्येक पद हेतु वरीयता सूची केवल वे आवेदक होंगे जिन्होंने निर्धारित समयावधि में आवेदन का सत्यापन कराया हो, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक को व्यवसाय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा या डिग्री अथवा ITI व उच्च अर्हता तथा अनुभव के आधार पर मार्किंग निम्नानुसार होगी। जैसे अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री अथवा ITI के प्रतिशत का पूर्णांक इंटू 7 के अगर हैं तो अधिकतम अंक 70 दिए जाएंगे। यदि आपके पास ATI, CTI, RTW, ITOT, RPL से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण है तो 3 अंक दिए जाएंगे अधिकतम। संबंधित ब्रांच में अगर आपके पास इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो 2 अंक दिए जाएंगे। फिर स्नातकोत्तर अगर आपके पास स्नातकोत्तर में ME या MTech है तो उसके कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। अनुभव शासकीय ITI या NCVT से मान्यता प्राप्त ITI में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति वर्ष 4 अंक, जिसके लिए 6 माह से कम अगर है तो कोई अंक नहीं, और 6 माह से 1 वर्ष तक का आपके पास अनुभव है तो आपको अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे इसके लिए। आगे नोट में चीज़ें लिखी है कि उच्चतर अर्हता में यदि किसी अर्हता को विहित अर्हता माना गया हो तो उस उच्चतर अर्हता के अतिरिक्त अंक प्रदान नहीं होंगे। अब कार्य ग्रहण संबंधी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के स्थानों पर कार्य ग्रहण हेतु अंतिम तिथि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। वरीयता सूची में प्रथम स्थान के आवेदक निर्धारित तिथि तक संबंधित ITI में आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं 2 सेट छाया प्रति लेकर कार्य ग्रहण हेतु उपस्थित हो सकते हैं। यदि किसी आवेदक का 1 से अधिक स्थानों में वरीयता सूची में प्रथम स्थान है, ऐसी दशा में वे किसी भी एक स्थान पर निर्धारित समयावधि में कार्य ग्रहण कर सकते हैं। एक स्थान पर कार्य ग्रहण करने पर अन्य स्थानों पर से उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी तथा वरीयता क्रम में अगले आवेदक को कार्य ग्रहण हेतु उपस्थित होना पड़ेगा। प्रथम चरण में वरीयता क्रमानुसार संबंधित आवेदक द्वारा कार्य ग्रहण न करने पर अगले चरण में अगले आवेदक को कार्य ग्रहण हेतु उपस्थित होना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य ग्रहण न करने पर उम्मीदवारी
स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीनों चरणों के उपरांत भी रिक्त स्थान होने पर आईटीआई द्वारा वरीयता सूची के आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। कार्यग्रहण किए गए आवेदकों को द्वारा त्यागपत्र देने की दशा में वरीयता सूची से आवेदकों का क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। वर्तमान विज्ञापन की प्रक्रिया में आवेदित आवेदकों की वरीयता सूची प्रथमतः 6 माह तक वैध होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगामी 6 माह तक वृद्धि की जा सकेगी। संबंधित आईटीआई द्वारा आवश्यकतानुसार वरीयता सूची के आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, आईटीआई में आवेदकों के कार्यग्रहण की जानकारी आईटीआई के लॉगिन पोर्टल द्वारा दर्ज की जाएगी। इस हेतु प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा किसी भी एक कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा। नामांकित कर्मचारी द्वारा आवेदकों के आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज का मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर एक सेट छाया प्रति आईटीआई में जमा कर पोर्टल पर आईटीआई के लॉगिन से गेस्ट फैकल्टी मॉड्यूल में आरक्षण अनुसार कार्यग्रहण की सूचना दर्ज की जाएगी। दोस्तों, आईटीआई में स्थानांतरण या नवीन पदस्थापना तथा अन्य कारणों से विज्ञापन में दिए पद भरे जा सकते हैं। अतः वरीयता सूची के आवेदक सूची प्रकाशन के पश्चात संबंधित आईटीआई से समय सीमा में उपस्थित होकर इस बाबत पुष्टि कर लें कि पद रिक्त है अथवा नहीं। पद रिक्त न होने पर वरीयता अनुसार अन्य आईटीआई से संपर्क कर कार्य ग्रहण करें। नियमित प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति या स्थानांतरण या पदोन्नति आदि से पद की पूर्ति होने की स्थिति में कार्य ग्रहण के मान से कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब देखेंगे सैलरी। दोस्तों, ट्रेड एवं ड्राइंग गणित के पद हेतु अधिकतम 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। दूसरा, कार्य अवधि अधिकतम 11 माह या सत्र समाप्ति तक या नियमित पदस्थापना स्थानांतरण अथवा अन्य शासकीय कारणों से भरे जाने तक रहेगी। तो ये लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन थी। पहले इसमें 10,000 रुपये दिए जाते थे, फिर 14,000, लेकिन अभी इसमें दिए जाते हैं 20,000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ पे ये चीज़ें बताइए कितने आवर आपको काम करने हैं, ये सब चीज़ें। मानदेय का जो निर्धारण है वो भी बताया गया है कि आईटीआई में 125 रुपये प्रति घंटा अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन की दर से एक माह में अधिकतम 1,400 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ये सूचना दी गई थी 2022 में। ऐसे ये प्रोसेस, ये नियम थे 2022 में। तब 14,000 सैलरी थी पर मंथ। और ये अधिकतम अंक संबंधी इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है जैसे अभी है 2024 में, वैसे 22 में थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है, शेयर कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही नई जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गेस्ट फैकल्टी से संबंधित किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच।